नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सीएम योगी ने मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं से संवाद किया। महिला प्रधान महिला बीडीसी सदस्य से सीएम ने की सीधी बात। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु जागरूकता अभियान। जूम ऐप के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। लोगों की भागीदारी से होता है विकास। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, सीएम योगी ने कहा। जूम ऐप के जरिए बातचीत की गई महिलाओं से। लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, उनकी तमाम बातों को लेकर ये जूम ऐप के जरिए संवाद हुआ। बलिया का नाम लेने से भी डर लगता है। लोगों की भागीदारी से स्थिति जो है इंप्रूव होती है। फिर से गूंजे हैं गांव और शहर में सुधार के स्वर। क्षेत्रीय बोली की सुविधा होने पर महिलाओं को सहूलियत होगी। हेल्पलाइन नंबर पर भोजपुरी और बुंदेलखंडी में भी बात हो। सीएम योगी ने मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं से संवाद किया। मिशन शक्ति का आगाज हुआ है। 180 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में सीएम योगी ने खुद भी महिलाओं से बातचीत की है। जूम ऐप के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं से संवाद किया और महिला प्रधान महिला बीडीसी सदस्य से सीएम योगी ने सीधी बातचीत की। जूम ऐप के जरिए भागीदारी से विकास होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, सीएम योगी ने इस दौरान कहा। लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। महिला प्रधान महिला बीडीसी जो सदस्य हैं उनसे बातचीत की और उनसे हर पहलू को लेकर चर्चा की। जूम ऐप के जरिए जो बातचीत रही, उस बातचीत में उन्होंने कहा बलिया का नाम लेने से भी डर लगता है। फिर से गूंजे हैं गांव की बेटी सबकी बेटी का नारा। ये जो नारा है गांव की बेटी सबकी बेटी, जब ये नारा चारों तरफ फिर से गूंजेगा तो स्थिति बदलेगी, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। हेल्पलाइन नंबर में अब भोजपुरी और बुंदेलखंडी आवाज भी सुनाई देगी। महिला प्रधान महिला बीडीसी सदस्यों से सीएम योगी ने बातचीत की। सीधी बात उनकी जूम ऐप के जरिए। आगामी त्योहारों और नवरात्र के दृष्टिगत महिलाओं की सुरक्षा के लिए रामलीला मैदान, पूजा स्थलों, मंदिरों और बाजारों में गौतम बुद्ध नगर पुलिस की महिला पेट्रोलिंग टीम स्वयं सिद्धा का समय शाम 5 से 9 बजे तक प्रभावी गश्त सुनिश्चित की जाएगी। इन सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली किसी भी घटना पर इन टीमों की ओर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महिला या कोई बच्ची अपनी बात कहना चाहते हैं यहाँ मुख्यालय पे बैठे हुए अधिकारियों से, तो वो सीधे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो काउंसलिंग सेंटर्स है उनको वो कैसे संपर्क करा जा सकता है उसके बारे में भी इसमें डिटेल। ये जो इसका पहला फेज़ है, इसका जो पहला फेज़ है ये 25 तारीख तक चलेगा। ये 25 तारीख तक इस वाले फेज़ में रहेंगे। इसके बाद इसका दूसरा फेज़। सर, क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं सर यहाँ पे जो महिला सुरक्षा के लिए लिए जा रहे हैं कमिश्नरेट की तरफ से? महिला सुरक्षा में आप जैसा अवगत हैं कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड डीसीपी महिला का पद है और उनके द्वारा एक पूरा वर्चुअल एक वर्टिकल जो है हर थाने में बनाया गया। हर थाने में 2 इंस्पेक्टर्स और एसआईज इस तरह के हैं जो केवल महिला संबंधी अपराधों का अन्वेषण या इंक्वायरी करते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं हमारे द्वारा। एक यहाँ मुख्यालय पर भी है और एक शारदा यूनिवर्सिटी अभियान है और पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये कल से लागू हुआ है। ये 9 दिन का पूरा जो 9 माता के जो शक्ति रूपा स्वरूप हैं वो और नारी को भी हम कहीं अपने मन के अंदर, और वैसे भी नारी को हमारे यहाँ तो कहते ही हैं कि नारी की पूजा होती शक्ति रूप में, तो नारी को इससे जोड़ के और इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इससे ये है कि नारी सशक्त बने, सबला बने और नारी अंदर अपने उसके अंदर जो चीज़ है, जो उसके अंदर शक्ति है, उसको बाहर लाए। कई बार ऐसा होता है कि ये नारी अपने मन की बात पीड़ा कह नहीं पाती है, कई बार वो संकोच में नहीं कह पाती, कई बार डर से नहीं कह पाती है। तो नारी का निर्भय हो और सशक्त बने, ये इस वैन का मिशन है। मिशन शक्ति इसका नाम ही है, जैसा कि शक्ति स्वरूपा जैसे माता है, माता के 9 दिन, इसीलिए ये आज कल इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि इसका एक बृहद रूप महिलाओं का और शक्ति स्वरूपा का समन्वय रूप हमारे सामने आता है और ये पुलिस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तारीख से मिशन शक्ति की शुरुआत हो चुकी है और इसी वैन को अभी कमिश्नर आलोक सिंह ने, एक बार आपको दिखा दें, इसी वैन को कमिश्नर आलोक सिंह ने जो है अभी हरी झंडी दिखाकर अभी अपने ऑफिस से जो है रवाना किया था। वहाँ पे महिला आयोग की अध्यक्ष जो है यूपी की बिमला बाथम भी मौजूद थी और काफ़ी महिलाओं को वहाँ पे ब्रीफ भी किया गया था। और यहाँ पे इस वक्त सेक्टर 37 पे ये वैन है, यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है। यहाँ पे जो महिलाएँ हैं उन्हें भी समझाया जा रहा है। ये एक बार दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे महिलाएँ भी खड़ी हैं
और ये एक बार LED दिखाएंगे। ये LED में भी एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो वृंदा शुक्ला हैं, जो DCP हैं, वो खुद ब्रीफ कर रही हैं और यहाँ पे जितनी महिला हैं वो देख रही हैं। सेक्टर 37 जो चौकी इंचार्ज है वो खुद यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे समझा रहे हैं। और यहाँ पे महिला कांस्टेबल, एक बार दिखाएं, महिला कांस्टेबल भी जो है महिला को जो है बता रही हैं कि कैसे उनकी सुरक्षा के लिए वो जो है आगे आई हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी मुहिम है और ये आगे तक एक हफ्ते तक जारी रहेगी। नरेंद्र मुकुल तिवारी। आगे बढ़ेंगे। बाहुबली विधायक विजय मिश्र पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक है विजय मिश्र। विधायक के बेटे और एक अन्य युवक पर भी रेप का केस दर्ज हुआ। वाराणसी की युवती ने दर्ज कराया मुकदमा। धारा 376D, 342, 506 के तहत दर्ज हुआ केस। गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्र पर मुकदमा दर्ज हुआ। विधायक के बेटे और एक अन्य युवक पर भी रेप का केस दर्ज हुआ है। ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्र, जिनके ऊपर रेप का मामला दर्ज हुआ है। वाराणसी की युवती ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। धारा 376D, 342, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। और राकेश सिंह हमारे साथ हैं। राकेश, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, आपको बता दें कि वाराणसी की रहने वाली एक गायिका है। उसका आरोप है कि 2014 में चुनाव चल रहा था। उस चुनाव में प्रचार के लिए उसे यहाँ बुलाया गया था और वो विधायक का जो मकान है धनापुर में, गोपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्रचार के बाद वो वहां गई थी और उसका आरोप है कि उसे कमरे में ले गए और उसके साथ जबरदस्ती किया और कर्म किया और वहां कमरे में रखते हुए हथियार भी दिखाए और धमकी दिया, अगर तुम ये बात किसी को बताओगी तो तुमको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं जो गायिका है उसका आरोप है कि विधायक ने अपने बेटे और एक अन्य जो व्यक्ति था उससे कहा कि इन्हें वाराणसी छोड़ दिया जाए और इस दौरान वो दोनों लोग उसको सामने के कमरे में ले गए और वहां भी उसका दुष्कर्म किया। उसके बाद पीड़िता का आरोप है कि उसे नौकरी दिलाने के नाम पे भी उसे प्रयागराज विधायक ने बुलाया और वहां पे गई तो वहां भी उसके साथ जबरदस्ती हुआ और लगातार विधायक धमकी देकर उसके साथ वीडियो चैट पे, वीडियो कॉलिंग पे ऑनलाइन सेक्स की कोशिश करते थे और उसमें तमाम साक्ष्य भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। कई तरीके के स्क्रीनशॉट हैं जिसमें कुछ अश्लील तस्वीरें भी हैं। तो पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर इस मामले में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया है और भी कुछ गंभीर धाराएं हैं जिसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जुटी है। आपको बता दें कि विधायक जो ज्ञानपुर से 4थी बार विधायक हैं, वो अपने रिश्तेदार का मकान और अन्य संपत्ति कब्जा करने के मामले में आगरा जेल में इस समय नियुक्त किए गए हैं। जबकि इसी मामले में उनकी जो पत्नी है रामलली मिश्रा, वे मिर्जापुर से वो सशर्त जमानत पर बाहर हैं और उनका जो बेटा है, कारोबारी बेटा विष्णु मिश्रा, वो फरार चल रहा है। तो अब इस तरह के जो मामला आया है सामने, अब इसमें और भी मुश्किलें विधायक की बढ़ गई हैं। इतने गंभीर मामले में फिर जो बाहुबली विधायक हैं, उनके बेटे हैं और जो एक अन्य युवक जिसके खिलाफ में ये गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, इनकी गिरफ्तारी कब होगी? जी देखिए, आपको बता दें कि इसके पहले ही जो एक मामला चल रहा है मकान और संपत्ति कब्जा करने के मामले में, उस मामले में भी विधायक का बेटा नामजद है और वो फरार चल रहा है। तो अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब एक नया मामला आ गया है तो अब देखने वाली बात है कि इसमें पुलिस किस तरीके से सक्रियता दिखाती है और गिरफ्तार करती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो लगातार तलाश में जुटी हुई है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक गिरफ्तारी नहीं और कब तक गिरफ्तारी होगी इसको लेकर भी कुछ पता नहीं। जिस पिछले मामले का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें जो बेटा फरार है वो किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है? जल्दी से देखिए, आपको बता दें कि जो बाहुबली विधायक है विजय मिश्रा, इनके एक रिश्तेदार हैं कृष्ण मोहन तिवारी और उनका मकान जो धनापुर में उनका मकान है और उनका आरोप है कि विधायक उनके मकान में करीब 25 साल से रह रहे हैं और पूरे मकान को कब्जा कर लिया है और अपने बेटे के नाम पर वसीयत लिखाना चाहते थे। बंदूक के नोक पे कई बार कोशिश की वसीयत लिखाने की। तो उस मामले में इनके रिश्तेदार ने थाने में FIR कराई हुई है। उसी मामले में विधायक मध्य प्रदेश के मालवा से गिरफ्तार किए गए थे और इस समय आगरा की जेल में वो बंद हैं। और उसी मामले में जो विधायक का बेटा है वो लगातार फरार चल रहा है। इसमें कोर्ट से तुर्की का भी आदेश मिला हुआ था जिसके तहत पुलिस कार्रवाई जुटी हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उनका बेटा बहुत शुक्रिया राकेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर कानपुर से, जहां जमीन पर कब्जा करने पहुंचे भूमाफिया OP चौहान
जूही परमपुरवा में मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे ओपी चौहान। जेसीबी लेकर दर्जनों लोगों के साथ कब्जा करने के लिए पहुंचे भूमाफिया ओपी चौहान। लोगों ने विरोध किया। सरकारी राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से ये चूना लग रहा है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया। जालपा देवी मैदान में मंदिर है जो बहुत पुश्तैनी मंदिर है वो। वहाँ कुछ हैं दबंगई लोग जो वहाँ कब्जा कर रहे हैं। जिनकी ज़मीन थी वो लोग आए हुए थे। वो लोग अपना चौकी इंचार्ज से भी बात किया और स्टाफ के आदमी गए हुए तो काम रुकवा दिया गया है। कौन लोग थे जो कब्जा कर रहे थे? साहब हम लोग तो नहीं जानते हैं कौन है कौन है। कब्जा करने आए हैं? हाँ, एक बार करीब साल पहले एक बार ईटा गिराया गया था। वहाँ मंदिर भी है? मंदिर बहुत पुश्तैनी मंदिर, हम लोग पैदा भी नहीं जब से वो बना हुआ मंदिर है। तो क्या मंदिर की जमीन कब्जा? और आखिरकार बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्तारी हो चुकी है धीरेन्द्र की। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की टीम ने बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास से आज सुबह ही उठाया। धीरेन्द्र के अलावा दो अन्य नामजद आरोपी हैं, संतोष यादव और अमरजीत यादव, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर ही 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इसके साथ ही मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के अलावा अभी तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। सूचना के मुताबिक एसटीएफ की टीम मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को बलिया लेकर जाएगी और स्थानीय पुलिस को हैंडओवर करेगी। सूत्रों के मुताबिक बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हुई। और इसी पूरे मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, बलिया गोलीकांड का आरोपी धीरेन्द्र गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। घटना में 5 नामजद और अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब 3 नामजद शेष बचे हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबर आगरा से, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। विस्फोट के बाद 3 लोगों की मौत हो गई, 4 बुरी तरह जख्मी हो गए। धमाके के बाद कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। आगरा के शाहगंज इलाके में ब्लास्ट हुआ। मुगल फायरवर्क्स फॉर्म मालिक के घर में यह आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। थाना शाहगंज इलाके के आजमपाड़ा में यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने आगरा के शाहगंज की तस्वीरें हैं, जहां पर इलाके में ब्लास्ट हुआ। मुगल फायरवर्क्स फार्म के पास ये ब्लास्ट हुआ और इतनी जोरदार तरीके से धमाका हुआ था पटाखे की इस फैक्ट्री में कि लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में उस धमाके की गूंज सुनी जा रही थी और 3 लोगों की बेहद दर्दनाक मौत हुई। कई लोग इसमें फंसे रह गए। घर के छोटे छोटे बच्चे भी थे जो रो रहे थे, बिलख रहे थे अपनों को इस तरीके से मौत के मुंह में जाते हुए देखकर। धमाके के बाद कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। देखिए, चमन मंसूरी नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, जिनके घर पे ये ब्लास्ट हुआ है। इनका जो मेजर वर्क है इनका वो फायरवर्क्स जो होते हैं पटाखे, उसका बनाने का काम है। इसमें एक सिलेंडर फटने की भी सूचना थी। साथ ही में जो पटाखे इन्होंने घर पे रखे थे उसको भी ब्लास्ट की सूचना है। इसमें 2 लोगों की प्रथम दृष्टया अभी जो इन्फॉर्मेशन मिले, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग अस्पताल पहुँचाए गए हैं। इसकी अभी जांच करने के बाद ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये अभी जांच का विषय होगा। ये 4 लोग घायल हैं इसमें। अभी एक घर में है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। टूंडला से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी स्नेहलता बबली का नामांकन निरस्त हो गया। स्नेहलता बबली ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। स्नेहलता बबली ने एसडीएम पर सरकार के दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं। नामांकन निरस्त होने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है कांग्रेस। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर एसडीएम टूंडला राजेश वर्मा ने बोले, उन्होंने कहा नामांकन शपथ पत्र में त्रुटियों के चलते नामांकन को निरस्त किया गया है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं, हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती हैं नामांकन को निरस्त करने के फैसले को। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर एसडीएम कह रहे हैं कि उनके जो शपथ पत्र थे उसमें कई त्रुटियां थी, जिनके कारण से उनका नामांकन पत्र निरस्त करना पड़ा। 17/10/2020 को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के दौरान कुल 4 नामांकन प्रपत्र जो हैं निरस्त किए गए हैं। वो एक श्रीमती स्नेहलता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, श्री दीप कुमार निर्दलीय, श्री कमल किशोर निर्दलीय और श्री अवनेश बाबू निर्दलीय। क्या क्या कमियां पाई गई इनके ऊपर? इनके जो एफिडेविट थे वो इनकम्प्लीट थे। सभी नामांकन एफिडेविट के आधार पर निरस्त किए गए हैं और सभी नामांकन में एफिडेविट इनकम्प्लीट थे। सभी कॉलम जो है उनके द्वारा पूर्णतः
फिलअप नहीं किए गए थे। डीएम के निर्देशों की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। रोक के बावजूद खुलेआम जलाया जा रहा कूड़ा। नगर पंचायत अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम कूड़ा जला रहे हैं। डीएम ने खुले में कूड़ा जलाने पर लगा रखी है पूरी तरह से रोक। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी गई थी। डीएम की चेतावनी की कोई यहां पर आप देख लीजिए, अगर असर आपको नजर आता हो तो ना किसी को कोई परवाह, अधिकारी कर्मचारियों को कोई खौफ नहीं है इन चेतावनियों का, ना उनको कोई परवाह, ना किसी को कोई डर। कानपुर देहात के अमरोधा नगर पंचायत का ही मामला है। देखिए कैसे खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। एक तरफ कानपुर उन शहरों में है जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है, उसके बावजूद भी हालत देखिए यहां की। प्रतापगढ़ पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने मानवता को शर्मसार किया। घर में घुसकर महिला को बुरी तरीके से पीटा गया। उप निरीक्षक वीरेंद्र त्रिपाठी ने महिला को पीटा। 2 महिला आरक्षियों के साथ मिलकर तांडव मचाया। घर में घुसकर महिला को बुरी तरीके से घसीटकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला है रानीगंज कोतवाली के भागीपुर गांव का। देखिए कैसे पुलिस घसीट कर इस महिला को पीट रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली पुलिस की तस्वीर, जिसे देखकर आपको भी गुस्सा आएगा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने मानवता को शर्मसार किया। इन तस्वीरों को देखिए कैसे घसीटा जा रहा है बकायदा घर में घुसकर महिला को। उप निरीक्षक वीरेंद्र त्रिपाठी ने महिला को पीटा। आप देखिए ये कोई तरीका हुआ? किसने अधिकार दिया इन वर्दी वालों को कि किसी के साथ ऐसा बिहेव किया जाए? हरदोई में बीते 2 दिन पहले शराब ठेके के पास अगवा की गई किशोरी बेहोशी की हालत में पाई गई। किशोरी की मां से 4000 रुपए फिरौती मांगने की बात भी सामने आई। किशोरी को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल कर्मचारियों की भी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर किशोरी की मां उसे पीठ पर लादकर इलाज के लिए ले गई। किशोरी के परिजनों ने गैंगरेप की आशंका भी जताई है। इस पर एएसपी का कहना है कि प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली शहर में बच्ची की मां द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनको द्वारा बताया गया कि 16/10 को उनकी बच्ची बगल में रहने वाले एक व्यक्ति ने गायब कर दिया और आज उनकी बच्ची जो है मिली है। उस व्यक्ति ने उनसे 4000 रुपये की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जब 4000 रुपये दोगी तभी आपकी बच्ची मिलेगी। पुलिस ने आज बच्ची को बरामद किया है और बच्ची को मेडिकल के भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली शहर में अलीगढ़ पुलिस ने करोड़ों की चोरी का खुलासा किया और इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा हुआ है उसमें इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी देहात के मुताबिक थाना दादो इलाके की एक महिला ने अपने देवर पर चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस और सर्विलांस टीम ने मामले की छानबीन की और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि अभियुक्तों से 1 किलो 24 कैरेट सोने की ईंट बरामद हुई, जिसकी कीमत करोड़ों में है। एसपी देहात ने आगे बताया कि मामले में पकड़े गए 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है और मामले की विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए कस्टम को जांच सौंपी गई। दादो क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक महिला के द्वारा कि उसके घर पे रात के समय उसके जेवरात और काफ़ी जो नकदी थी उसको कुछ चोर लेके गए हैं। इस संबंध में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो रागरशी पतारशी से जब पुलिस ने आगे इनकी कार्रवाई की तो उसमें एक बहुत ही बड़ा एक इनका गिरोह सामने आया। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। आसीम पुत्र दिलावर खां, शाहरुख पुत्र दिलावर खां, आसिफ खां, मुन्ने और अकील, ये लोग एक गिरोह बनाकर ये चोरी का ये लोग संगठन चलाते थे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कोरोना को लेकर मुस्तैद, शासन के निर्देश अनुसार की तैयारियां। स्कूलों को खोलने से पहले किया गया सैनिटाइज। क्लासरूम में 2 गज की दूरी पर बैठने के आदेश। बच्चों को हैंड वॉश और मास्क लगाने को लेकर जागरूक किया गया। जगह जगह लगाए गए हैंड वॉश के स्लोगन। अनुसार गेट से लेकर के कमरों तक, कक्षाओं तक गोले बनाए गए हैं निश्चित दूरी पर।
गेट में प्रवेश द्वार पर ही टनल लगाया गया है। बच्चे प्रवेश करेंगे, टनल के अंदर से होकर निकलेंगे, सैनिटाइज होंगे। इसके बाद वहीं पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। बच्चों का टेम्परेचर लिया जाएगा। तत्पश्चात बच्चे क्लास में आएंगे। क्लासों में आउट इवन के हिसाब से बच्चे बैठा ले जाएंगे। सीटों पर गोले बना दिए गए हैं निश्चित दूरी पर, उसी हिसाब से बच्चे